हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो देखिए, अब हम प्रश्नावली 1.2 प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। तो यहां पर आप ये देख रहे हो कि आपके पास एक पद आया है रिक्त समुच्चय। तो इसको समझ लेते हैं कि आखिर रिक्त समुच्चय होते क्या है। तो देखो, रिक्त समुच्चय जैसे नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि रिक्त हो मतलब ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो, या हम बोल सकते हैं कि उस समुच्चय का जीरो अवयव हो, मतलब जीरो मतलब संख्या में कोई भी अवयव नहीं होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं रिक्त समुच्चय। अब जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको बहुत सही सा उदाहरण बताऊं तो आप ऐसे समझ सकते हैं, किसी छात्रों के विद्यालय में किसी कक्षा में छात्रा का उपस्थित होना, तो स्वाभाविक सी बात है लड़कों का यदि विद्यालय है तो लड़की उपस्थित नहीं हो सकती। लेकिन अगर मैंने बोल दिया कि उनका समुच्चय मुझे लिखना है तो एक तरीके से कोई भी उसका अवयव नहीं होगा, तो वो रिक्त समुच्चय का उदाहरण आपके पास हो जाएगा। तो अब देखो मैं क्या करता हूं कि एक एक करके सभी भागों को पढ़ते हैं और फिर हम उनको हल करेंगे, अर्थात बताएंगे कि क्या वो रिक्त समुच्चय हैं या नहीं है। पहले वाले भाग में आपको बोला गया है कि दो से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब देखो, दो से भाज्य बोला गया है और ध्यान रखना है विषम प्राकृतिक संख्या भी होनी चाहिए। अब आपने तो पढ़ा है कि दो से भाज्य कोई भी विषम प्राकृतिक संख्या हो ही नहीं सकती, क्योंकि देखो विषम संख्या का मतलब है दो से विभाजित नहीं है वो, लेकिन आपसे तो बोल दिया दो से तो भाज्य होनी चाहिए वो। तो मान लीजिएगा अगर इस समुच्चय को मैं ए से प्रदर्शित करूं तो उसमें तो कोई भी अवयव नहीं आएगा, मतलब मैं कुछ उस तरीके से इसको लिखूंगा, या इसको मैं देखो एक तरीके से और लिख सकता हूं ए बराबर फाई करके। तो ये हमारे पास क्या समझ में आया कि ऐसा संभव ही नहीं है, मतलब ये हमारे पास रिक्त समुच्चय हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हो रिक्त समुच्चय हमने पता लगाया कि कैसे हम पता करेंगे। ध्यान रखें, रिक्त समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए हमारे पास दो नोटेशन होती हैं, या तो आप इस तरीके से डिनोट करेंगे या इस तरीके से आप डिनोट करेंगे। कुछ छात्र क्या करते हैं कि वो ए बराबर और मजला कोष्टक के अंदर फाई लिख देते हैं। ध्यान रखें, ये रिक्त समुच्चय का उदाहरण नहीं है, इसमें रिक्त समुच्चय नहीं है क्योंकि एक अवयव दिखाई दे रहा है हमें। मजले कोष्टक के अंदर जो लिखा होता है वो अवयव होते हैं, यहां पर मजले कोष्टक के अंदर कुछ भी नहीं है, मतलब एक भी अवयव नहीं है, तो हम इसे रिक्त समुच्चय बोल रहे हैं। चलिए अब हम द्वितीय वाले भाग पर बढ़ते हैं। इसमें बोला गया सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। अब देखिए, सम अभाज्य संख्याएं हमें देखनी है, तो आप जानते हो अगर मैं उसको बी से प्रदर्शित करूं तो एक ही केवल ऐसी अभाज्य संख्या होती है जो सम होती है, जो कि दो होती है। तो आपने देखा कि इस मजले कोष्टक के अंदर एक अवयव आपको दिखाई दे रहा है, मतलब ये आपके पास रिक्त समुच्चय का उदाहरण नहीं होगा, क्योंकि रिक्त समुच्चय का मतलब तो ये होता है कि एक भी अवयव नहीं होना चाहिए। यहां पर आपको एक अवयव दिखाई दे गया, तो इसलिए देखिए मैंने यहां पर क्रॉस बना दिया है, अर्थात रिक्त समुच्चय ये नहीं है। चलिए आगे आते हैं। तो तीसरे वाले भाग में आपको बोला गया है कि x मतलब अवयव है उस समुच्चय के, जहां पर x बोला गया है एक प्राकृतिक संख्या है, x 5 से छोटा होना चाहिए और साथ ही साथ x 7 से बड़ा होना चाहिए। अब देखो, तीसरे वाले भाग में अगर मैं उसको c से प्रदर्शित करूं इस समुच्चय को, तो आप खुद सोचिए कि अगर कोई संख्या 5 से बड़ी है तथा 7 के साथ मतलब एंड या तथा 7 से भी बड़ी हो जाए, तो सोचिए क्या कोई संख्या जो 5 से छोटी है 7 से बड़ी हो सकती है? तो ऐसा तो कभी संभव ही नहीं है। इसका मतलब आपको समझ में आया कि सी में तो कोई अवयव आएगा ही नहीं, तो या तो आप सी को ऐसे लिखोगे या सी बराबर फाई करके आप लिख दोगे, अर्थात आपके पास जो तीसरा वाला समुच्चय दिया हुआ था वो एक रिक्त समुच्चय हो जाएगा। चलिए अब हम सबसे अंतिम भाग पर आते हैं। इसमें बोला गया कि y अवयव है और y के बारे में बोला गया है कि किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। अब यहां पर आपको यह देखना है कि मान लीजिए किन्हीं भी दो समांतर रेखाएं बोली हैं, समांतर रेखाएं ऐसे तो बहुत सारी हो सकती हैं, मान लीजिएगा मैंने ये दो समांतर रेखाएं आपके सामने बना दी। अब बोला गया इन दोनों रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। खुद सोचिए कि क्या दोनों समांतर रेखाएं कहीं ना कहीं मिल रही हैं क्या, या कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद करेंगी? तो आपका उत्तर होगा कि बिल्कुल करेंगी नहीं, क्योंकि समांतर रेखाएं तो ये तो चलती रहेंगी, कभी मिलेंगी ही नहीं इतनी दूरी पर, अर्थात इनका उभयनिष्ठ बिंदु या हम बोल सकते हैं प्रतिच्छेद बिंदु तो कहीं आएगा ही नहीं। लेकिन आपसे क्या बोला गया कि जो y है वो उभयनिष्ठ बिंदु है, तो आपने देखा अगर आप इसको d बोलोगे तो ऐसा कोई बिंदु उपस्थित होगा ही नहीं, या हम बोल सकते हैं d बराबर फाई आपके पास हो गया, तो हमारे पास ये भी एक रिक्त समुच्चय का उदाहरण हो जाएगा।
अब देखिए हम दूसरे प्रश्न पर आते हैं। इस प्रश्न में बोला गया कि आपको बताना है कि कौन कौन से समुच्चय परिमित हैं और कौन कौन से समुच्चय अपरिमित हैं। तो सबसे पहले तो यहां पर हम परिमित और अपरिमित का मतलब समझ लेते हैं। तो देखिए परिमित और अपरिमित ये उपस्थित या ये जो वर्गीकरण किया गया है वो अवयवों की संख्या के आधार पर किया गया है। परिमित मतलब जिसमें हमारे पास फाइनाइट अवयव हो, मतलब जिनको हम गिनकर बता सकें कि आखिर कितने अवयव हैं, या हम जिनके बारे में बता सके एक आइडिया लगाकर कि कितने अवयव हमारे उपस्थित होंगे ऐसे समुच्चय में, तो उस समुच्चय को हम बोलते हैं परिमित समुच्चय। और अपरिमित समुच्चय वे समुच्चय होते हैं जिनमें अनंत अवयव होंगे, तो जिनमें आप पता नहीं लगा सकते कि आखिर कितने अवयव हैं, तो ऐसे समुच्चय को हम अपरिमित समुच्चय बोलते हैं। तो अभी हमें इस वाले प्रश्न में यही बताना है हर भाग को देखकर कि वो अपरिमित समुच्चय का उदाहरण है या परिमित समुच्चय का उदाहरण है। पहले वाले भाग में आते हैं, वर्ष के महीनों का समुच्चय। वर्ष के महीनों का समुच्चय यदि मैं लिखूंगा, मान लीजिएगा ए करके मैंने लिखा, तो वो देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, और इस तरीके से कॉमा डैश 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 लगाकर कहां तक जाएंगे हम, दिसंबर तक जाएंगे। अब सोचिए कि क्या इसमें आपको पता लग रहा है कि कितने अवयव हैं। देखिए कोई छात्र हो सकता है बोल दे कि सर ये तो हमें पता है कि 12 ही होते हैं महीने, लेकिन अगर आपको नहीं भी पता होते और मैं यहां पर 12 के 12 अवयव आपको लिख देता, तो आप गिन तो सकते ही हैं कि वो संख्या में 12 हैं। 12 हैं अर्थात आपने देखो यहां पर गिन लिया, एक फाइनाइट वैल्यू आई है, अर्थात आपने इनको गिनकर बता दिया। तो अब आपके पास ये जो उदाहरण होगा वो एक परिमित समुच्चय का उदाहरण हो जाएगा। चलिए ये पहला वाला भाग हो गया। अब दूसरे वाले भाग पर आते हैं। इसमें बोला गया है मझले कोष्ठक के अंदर 1,2,3 और डैश 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 लगा हुआ है। मान लीजिएगा मैं इसको बी से प्रदर्शित करके लिख दे रहा हूं 1,2,3 और डैश डैश डैश। अब डैश 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 यहां पर देखो अंत में कुछ भी नहीं लिख रहा है। अगर यहां पर कुछ ना कुछ लिखा होता तो हम पता कर सकते थे कि ये कहां तक जा रहा है, लेकिन यहां पर तो अभी कुछ भी नहीं है। इसका मतलब डैश 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 मतलब ये अनंत तक जा रहा होगा। तो आप देख रहे हो यहां पर आप अवयव की गिनती बता ही नहीं सकते कि आखिर कितने अवयव इस वाले समुच्चय में होंगे। तो आप ऐसे समुच्चय को अपरिमित समुच्चय की श्रेणी में रख देंगे। चलिए अब हम तीसरे वाले भाग पर आते हैं। इसमें बोला गया कि 1,2,3 से लेकर 99,100 तक। तो देखो अभी मैं क्या कर रहा हूं, तीसरा वाला भाग मैं यहां पर कर रहा हूं। मान लीजिएगा मैंने इसको सी समुच्चय का नाम दे दिया। अगर आपके ऊपर निर्भर करता है, नाम देना चाहते हैं तो दें, नहीं तो कोई इतना जरूरत नहीं है। तो देखो हम क्या करेंगे 1,2,3 डैश 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 99,100। देखो यहां पर भी डैश 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 चल रहा है, लेकिन यहां पर ये अपरिमित नहीं होगा क्योंकि आपको पता है केवल आपको 100 तक जाना है। तो अगर किसी को गणना करनी भी है तो वो आसानी से देख सकता है कि वो उसके पास 1 से लेकर 100 तक संख्याएं, मतलब 100 अवयव लिखे हुए हैं, मतलब एक तरीके से वो संख्याओं को बता सकता है अवयवों की। तो ये आपका परिमित समुच्चय का उदाहरण यहां पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए चौथे वाले प्रश्न पर आते हैं, मतलब चौथे भाग पर। 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय लिखना है, ध्यान रखें। तो मान लीजिएगा मैंने इसको डी नाम दे दिया इस समुच्चय को, जो मैं समुच्चय लिखने जा रहा हूं। अब 100 से बड़े देखो धन पूर्णांक 100 से बड़े लिखने हैं तो 101 से स्टार्ट होंगे, 101, 102, 103, ऐसे चलता रहेगा और कोई सीमा ही नहीं है कि आपको कहां पर रुकना है, ये तो चलता ही रहेगा। तो आपने देखा कि आप यहां पर बता ही नहीं सकते आखिर कितने अवयव इसमें आएंगे। अगर ऐसा भी नहीं बोल सकते 5,000 अवयव आएंगे, भाई उससे आगे भी तो उसमें अवयव आएगा ही आएगा वो। तो यहां पर आप एक तरीके से बता ही नहीं पा रहे हैं कि कितने अवयव यहां पर उपस्थित है इस समुच्चय में। तो यहां से आपको समझ में आ गया कि ये जो उदाहरण है, अर्थात जो डी वाला पार्ट था 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, ये एक अपरिमित समुच्चय का उदाहरण हो चुका है। चलिए अब हम अंतिम भाग पर आते हैं। इसमें बोला गया कि 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक हमें लिखने हैं। अब देखो मान लीजिएगा मैं इसको ई मान लूं, 99 से छोटे लिखने हैं, ध्यान रखना है। तो देखो क्या क्या होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। अब हो सकता है कि कोई छात्र बाकी सब निकालने में उसे दिक्कत आ रही है, लेकिन स्वाभाविक सी बात है 99 से छोटे लिखने हैं, मतलब यहां पर सबसे लास्ट वाला जो आना चाहिए वो 99 से तो छोटा ही आएगा। तो देखो जैसे कौन सा आ सकता है हमारे पास 97 आ सकता है, जैसे 99 से छोटा होता है।
तो अगर मान लीजिएगा कोई छात्र नहीं भी लिख पा रहा है वो, लेकिन उसे पता है जब 1 से लेकर 99 तक ही 99 संख्या होती है तो उनसे तो और छोटा ये समुच्चय आएगा, मतलब ये भी आपके पास परिमित समुच्चय का एक उदाहरण हो जाएगा। अब देखिए तीसरे वाले प्रश्न पर हम आते हैं। इस प्रश्न में बोला गया कि निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। नाम तो हमें पता लग ही गया परिमित और अपरिमित, और इनका काम भी हमें पता लग गया कि आखिर किस किस को हम बोलते हैं। पहले वाले भाग पर जल्दी से हम आते हैं। एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। अब यहां पर देखो, हमें यहां पर सीधे समुच्चय का अवयव ना लिखा कर, जैसे मंजिला कोष्ठक में हम जो अवयव लिख देते थे वो ना लिखे हुए हैं, हमें यहां पर क्या हुआ है, एक भाषा के रूप में दिया हुआ है कथन। अब एक्स अक्ष के समांतर आपसे बोला गया है, मैं अगर आपको इसको समझाना चाहूं तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। देखिए ये आपके पास एक्स अक्ष कहीं ऐसा होगा, अब एक्स अक्ष के समांतर रेखाएं बोली गई हैं, तो आप खुद सोचिए कि एक्स अक्ष के समांतर कितनी रेखाएं हो सकती हैं। तो ऐसी तो आपके पास अनंत रेखाएं हो सकती हैं। देखिए ये भी एक्स अक्ष के समांतर है, ये भी एक्स अक्ष के समांतर है, ये भी एक्स अक्ष के समांतर है, ये भी एक्स अक्ष के समांतर। देखिए ऐसी मैं अनंत रेखाएं खींच सकता हूं, ये सब देखिए एक्स अक्ष के समांतर ही चल रही है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया कि पहला वाला भाग जो दिया हुआ है वो आपके पास अपरिमित समुच्चय का उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि ऐसी अनंत रेखाएं आप खींच सकते हैं। चलिए पहले वाले भाग के बाद दूसरे वाले भाग पर बढ़ते हैं। दूसरे वाले भाग में आपको बोला गया अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला में आप जानते हैं फिक्स 26 अक्षर होते हैं, ए से लेकर जेड तक, ए बी सी डी ई से लेकर जेड तक 26 अक्षर होते हैं। तो जैसा कि मैं गिनकर ही बता सकता हूं आपको 26 होते हैं, आप लिखकर भी देख सकते हैं। इनडायरेक्टली आप एक तरीके से गिनकर बता सकते हैं, हो सकता है 26 हो सकता है कितने भी हो, लेकिन आप एक तरीके से गिनकर उनको बता सकते हैं। तो यहां पर वो अब परिमित समुच्चय का उदाहरण हो जाएगा। चलिए दूसरा वाला भाग हो गया हमारे पास। अब तीसरे वाले पर आते हैं। इसमें आपको बोला गया उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। अब देखो 5 के गुणज आपको बोल दिया गया, तो 5 के गुणज आप देखो, अगर मैं उसको सी सेट मान लूं तो 5 के गुणज ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। देखिए 5 एक तरीके से 5 का पहाड़ा पढ़ना है मुझे, 10 15 20 25 से लेकर ऐसे चलता रहेगा, बीच में कभी ना कभी 55 भी आएगा, कभी हो सकता है 125 भी आए, ऐसे चलता रहेगा। तो आपको हमें पता नहीं है कि आखिर कितने अवयव तक हमें जाना है, हमें तो केवल इतना बोल दिया कि 5 के गुणज हमें लिखनी है। तो हमने देखो ऐसे लिखे, डैश 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 इतने इसलिए लगा दिया क्योंकि हम सभी अवयव तो नहीं लिख सकते एक साथ। तो अब यहां से आप देख रहे हो कि आपको चूंकि गिनती नहीं पता कि आखिर कितने अवयव हैं इस समुच्चय में, तो ये आपके पास एक अपरिमित समुच्चय का उदाहरण यहां से हो जाएगा। अब चलिए हम तीसरे वाले भाग के बाद अगले वाले भाग पर करते हैं, चौथे वाले भाग पर। चौथे वाले भाग में बोला गया है पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय आपको बताना है। तो देखो पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय आपको बताना है, तो यहां पर आप देखो ये आपके पास परिमित समुच्चय का उदाहरण हो जाएगा। अब क्यों मैं परिमित समुच्चय बोल रहा हूं उसको समझ लेते हैं। क्योंकि भले ही हमें यह पता है कि पृथ्वी पर तो बहुत सारे जानवर रहते हैं, संख्या में बहुत बड़े हैं, लेकिन एक तरीके से हम उनकी गिनती कर सकते हैं, तो इसलिए हमने बोल दिया परिमित समुच्चय का उदाहरण ये आपके पास हो गया। आ गया ये पांचवें वाले भाग में। इसमें बोला गया कि मूल बिंदु अर्थात 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय हमको लिखना है। तो ऐसे देखिए 0,0 से जाने वाले वृत्त हमें बताने हैं। तो मैं पहले अगर आपको समझाऊं तो मान लीजिएगा 0,0 एक ये बिंदु है आपके पास। अब बोला गया इस बिंदु से जाने वाले वृत्त हमें बताने हैं। तो देखो कितने वृत्त मैं बना सकता हूं, एक वृत्त, दूसरा वृत्त, हो सकता है तीसरा वृत्त, हो सकता है देखो ये चौथा वृत्त आपके पास आ गया। ऐसे अनंत वृत्त आपके पास उपस्थित हो सकते हैं। तो संख्या में चूंकि अनंत वृत्त आपको मिल रहे हैं, तो ये आपके पास अपरिमित समुच्चय का उदाहरण हो जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 की ओर। इसमें आपको बोला गया निम्नलिखित में हमें बतलाना है कि a बराबर b है अथवा नहीं है। तो अब देखो यहां पर आपने देखा a बराबर b करके प्रयुक्त हुआ है टर्म। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आखिर a बराबर b का मतलब क्या होता है और कैसे हम इसको पहचानते हैं। तो देखो हमारे पास दो समुच्चय होंगे, a समुच्चय और b समुच्चय। हम क्या करेंगे, a समुच्चय और b समुच्चय दोनों को सारणिक रूप में बनाने की कोशिश करेंगे, अर्थात रोस्टर फॉर्म में। जब हम ऐसा बना लेंगे तो हम देखेंगे
कि क्या ए का प्रत्येक अवयव बी में है और बी का प्रत्येक अवयव ए में है, या फिर मैं इनडायरेक्टली ऐसा बोल सकता हूं कि ए और बी हूबहू एक जैसे होने चाहिए, ना कोई अवयव कम होना चाहिए किसी में, ना ही कोई अवयव ज्यादा होना चाहिए किसी में, हूबहू एक जैसे अगर हमें दिख जाएंगे तो हम बोलेंगे कि वहां पर हमारे पास ए बराबर बी हो जाएगा। तो मैंने आपको देखो बता दिया कि दो समुच्चय बराबर कब होते हैं, जब वो हूबहू एक जैसे आपको दिखने लगे। तो अब इसी बात पर हम आते हैं पहले वाले भाग पर। पहले वाले भाग में देखो हमें ए दिया हुआ है समुच्चय जिसके अंदर अवयव है ए बी सी डी, और बी समुच्चय दिया हुआ है डी सी बी ए। तो मान लीजिएगा मैं पहला वाला भाग में ए लिख लेता हूं, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, और बी मैंने लिख दिया यहां पर डी कॉमा सी कॉमा बी कॉमा ए। अब ये आपको देखो पहले से ही पता है, अच्छे से पता है कि हम यहां पर इनकी अदला बदली कर सकते हैं, ए बी सी डी की, हो सकता है सी को पहले लिख दें, हो सकता है बी को सबसे अंत में लिख दें, ये सब हम कर सकते हैं, इससे कोई भी फर्क हमें नहीं पड़ता है। लेकिन हमें यह ध्यान रखना होता है कि लिखना जरूर होता है, एक बार ही लिखना होता है अगर लिखना है तो आप देखो यहां पर चार अवयव हैं ए बी सी डी, और यहां पर भी चार अवयव हैं ए बी सी डी, बस हमने कहीं किसी को लिख दिया कहीं किसी को लिख दिया, तो इससे कोई फर्क तो हमें पड़ता ही नहीं है, हूबहू एक जैसे अवयव हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए यहां पर a बराबर b आपके पास हो जाएगा। तो पहले वाले में a बराबर b है आपके पास। दूसरे वाले पर आते हैं, तो देखो इसमें बोला गया है a बराबर जो समुच्चय है उसके अवयव है 4, 8, 12, 16। अब देखो जो b समुच्चय है उसमें अवयव दिए हुए हैं 8, 4, 16, 18। तो अब यहां से आप देखो दूसरे वाले भाग में मैं क्या कर रहा हूं, a और b पहले लिख देता हूं। तो a समुच्चय हमारे पास है जिसके अवयव 4, 8, 12, 16 हमने लिख दिए, और बी समुच्चय के अवयव हम लिख देते हैं 8, 4, 16, 18। तो अभी आप ये देखो कि क्या आपके पास दोनों में बिल्कुल हुबहू एक जैसे अवयव दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। 4 देखिए दोनों में है, अच्छी बात है। 8 भी देखिए दोनों में है, 16 भी देखिए दोनों में है, लेकिन ये 12 ए में है बी में नहीं है। तो ध्यान रखें जैसे ही एक अवयव मिला आप तुरंत बोल सकते हैं बराबर नहीं है। अगर आप और चेक करना भी चाहते हैं तो कर सकते हैं, जैसे 18 था, 18 ए में नहीं था, तो ये हुबहू एक जैसे अवयव तो नहीं दिखाई दे रहे ए और बी में, इसलिए आप बोल सकते हैं कि यहां पर ए और बी बराबर नहीं है। चूंकि नहीं है तो उसके लिए देखो हम इस तरीके से बराबर के चिन्ह को काट देते हैं। तो ये दूसरा वाला भाग आपके पास पता लग गया। अब तीसरे वाले भाग पर आते हैं हम। देखिए तीसरे वाले भाग में हमें बोला गया कि ए जो समुच्चय है उसके अवयव है 2, 4, 6, 8, 10, और जो बी समुच्चय दिया हुआ है देखो अब वो सारणिक रूप में ना देकर उन्होंने समुच्चय निर्माण विधि से दिया हुआ है x, और बोला गया है x एक समधन पूर्णांक है तथा x 10 या 10 से कम है। तो अब यहां पर आपको क्या करना होगा कि b जो समुच्चय निर्माण विधि से लिखा हुआ है आपको उसको रोस्टर विधि में लिखना ही होगा। तो सबसे पहले तो देखो मैं a लिख देता हूं जो हमें दिया हुआ था 2, 4, 6, 8, 10। अब बी वाले को देखो मैं क्या करता हूं, जो समुच्चय निर्माण विधि से लिखा हुआ है इसको मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा। तो देखो बी हमारे पास बोला गया कि x क्या है, समधन पूर्णांक है और 10 से कम भी है और 10 के बराबर भी हो सकता है। तो उसमें क्या क्या आएगा, 2, 4, 6, 8, 10 ही आपके पास आएगा यहां से। तो इस तरीके से देखो यहां पर आपको हुबहू एक जैसे अवयव दिखाई दे रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं कि a बराबर b आपके पास आ जाएगा। वैसे तो ये हमारा तीसरा वाला भाग हल हो चुका, लेकिन मैं बस आपको एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ये दे रहा हूं जो छात्र बहुत गलती कर देते हैं। कोई छात्र हो सकता है बोले कि इसमें तो जीरो भी आ रहा है, तो ध्यान रखें जीरो ना तो सम होता है ना ही वो विषम होता है। तो ना तो सम में हमको सम में जीरो को गिनना है हमें और ना ही विषम में हमें गिनना है। चूंकि सम बोला गया है तो जीरो को हमें काउंट करना ही नहीं होगा। अगर वो हमसे बोलता कि हमें पूर्णांक बताना है तो हमें फिर हम जीरो को काउंट कर सकते थे, लेकिन अभी हमें नहीं करना है। चलिए जीरो सम और विषम में तो होगा, लेकिन जीरो ना तो पॉजिटिव होता है अर्थात धनात्मक होता है ना ही नेगेटिव होता है। तो अभी हमने इसलिए काउंट नहीं किया क्योंकि धन की वजह से लिखा हुआ है। अब आगे आते हैं, चौथे वाले भाग में बोला गया कि ए जो समुच्चय है वो है x अवयव है जिसके संख्या 10 का एक गुणज होना चाहिए, और बी समुच्चय है 10, 15, 20, 25, 30 इस तरीके से लिख रहा है आपके पास। तो देखो हमने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप समुच्चय निर्माण विधि से लिखेंगे तो हो सकता है आपको अलग अलग दिखे। तो सबसे अच्छी कोशिश क्या है हमारी कि हम सभी को सारणिक रूप में अर्थात रोस्टर विधि में लिखने का प्रयास करते हैं। अब जैसे मैं ए को लिखूं
तो बोला गया 10 का गुणज है, तो देखिए ए के अवयव क्या क्या होंगे, 10 के गुणज जो जो होंगे, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, डैश 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 चलते रहेंगे, हमें नहीं पता कहां तक जाना है लेकिन चलता रहेगा, अनंत समुच्चय हो गया ये। अब बी वाला जो समुच्चय था उसमें आपको अवयव दिए थे 5, 10, 15, 20, 25, कुछ इस तरीके से डैश 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 करके दिए हुए थे। अब देखिए क्या इन दोनों के अवयव बिल्कुल हूबहू एक जैसे हैं, तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आपको एक भी अवयव दिखाई देगा कि जो बराबर नहीं है, दोनों में नहीं है, तो आप तुरंत बोल सकते हैं। जैसे आप देखो कि 5 बी में है लेकिन ए में कहीं नहीं दिख रहा, 15 देखो बी में है लेकिन ए में कहीं नहीं दिख रहा, तो ऐसे तो बहुत सारे मैं अवयव दिखा सकता हूं, लेकिन मैंने तो आपको बोला केवल एक ही अवयव आप देख लो बस। तो इस तरीके से आप बोल पा रहे हैं कि ए और बी बराबर नहीं है, अर्थात देखो यहां पर आपने नॉट करके चिन्ह लगा दिया, अर्थात ए इज नॉट इक्वल टू बी। अब आइए 5वें प्रश्न पर हम आ जाते हैं। इसमें बोला गया है कि क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, और आपको कारण सहित भी बतलाना है। समान का मतलब समझ जाइए, बराबर करके पूछा गया है कि क्या वो दोनों बराबर हैं या नहीं है। चलिए बराबर हम समझ तो चुके हैं, अब हम प्रश्न पर आते हैं। पहले वाले भाग में देखिए ए हमको दिया हुआ है 2,3 और बी जो समुच्चय है वो दिया हुआ है x जिसके अवयव हैं, तथा बोला गया है x समीकरण x² + 5x + 6 = 0 का एक हल है। तो देखो सबसे पहले तो हमने a लिखा, समुच्चय जिसके अवयव 2,3 लिख दिए, ये तो हमें दिया हुआ था तो हमने बस उसको लिख दिया केवल। अब मैं क्या करता हूं कि जो b वाला समुच्चय है इसको थोड़ा सॉल्व कर लेता हूं। तो x² + 5x + 6 = 0 का हल बोला गया है x, तो मेरे को तो x लिखना होगा क्योंकि समुच्चय b में जो अवयव आएंगे वो x के आएंगे। देखिए यहां पर x लिख रहा है इसलिए। तो चलिए इसको हल करते हैं, द्विघात समीकरण है, तो x² + 2x + 3x + 6 = 0 आपके पास आ गया। इसमें से देखिए x कॉमन लिया हमने, x + 2 आ गया, और इन दोनों में से मैंने 3 कॉमन लिया प्लस का, तो आपके पास आ गया x + 2 और बराबर 0 आ गया। अब अगर आप देखोगे तो ये आ जाएगा x + 2 एक कोष्टक में, देखो ये दोनों कोष्टक बिल्कुल सेम थे, और फिर क्या बच जाएगा दूसरा कोष्टक x + 3 बराबर 0। तो देखिए हमारे पास x के मान क्या क्या आ जाएंगे, -2 आएगा और -3 आ जाएगा। तो हमने देखा कि अगर b वाला समुच्चय हम लिखते, मतलब रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो b वाला समुच्चय हमारे पास क्या आता, -2, -3 मझला कोष्टक के अंदर हमने लिख दिए। अब सोचिए क्या ये दोनों बराबर हैं? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखो अवयव मैच ही नहीं कर रहे, हूबहू एक जैसे होने चाहिए थे। तो a बराबर b यहां पर नहीं है, यहां पर a इज नॉट इक्वल टू b है। कारण भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इनके अवयव बिल्कुल मैच कर ही नहीं रहे हैं। चलिए अब हम दूसरे वाले भाग पर आते हैं। दूसरे वाले भाग में बोला गया है कि a जो समुच्चय है उसके अवयव x हैं, और x बोला गया है शब्द फॉलो का एक अक्षर है, और b समुच्चय बोला गया है इसके अवयव y है, और y क्या है, शब्द वोल्फ का एक अक्षर है। तो सबसे पहले तो आप देखो हमारे पास ये समुच्चय निर्माण विधि में दिया हुआ है, मैं दोनों को क्या करूंगा, चेंज करूंगा रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए। तो फॉलो है तो मैंने लिखता हूं FOLLOW। तो देखो बेसिकली फॉलो में आप देख रहे हैं 6 अक्षर हैं, लेकिन ओ 2 बार आ रहा है, एल 2 बार आ रहा है। तो समुच्चय लिखते वक्त आपको पता ही है कि एक अक्षर को हम एक ही बार लिखते हैं, तो ये हो जाएगा FOLLW। अब इसी तरीके से अगर आप देखो बी वाला समुच्चय लिखें, तो बी वाले समुच्चय में क्या बोला गया है कि वाई लिखना है, और वाई वोल्फ का एक अक्षर है। तो वोल्फ में देखो WOLF आपके पास आ गया, कोई भी अक्षर रिपीट ही नहीं हो रहा था, तो मैंने चारों के चारों लिख दिए। अब सोचिए कि क्या ये दोनों हुबहू एक जैसे हैं, तो हाँ बिल्कुल हुबहू एक जैसे हैं, क्योंकि देखो F यहां पर है, O यहां पर है, L यहां पर भी है, और W यहां पर है। तो आपने देखा कि A और B में एक जैसे अवयव हैं दोनों में। आप इधर उधर लिख देंगे तो उससे कोई फर्क हमें नहीं पड़ता है, तो इसलिए यहां पर आप देख रहे हैं कि A बराबर B आपके पास आ गया, अर्थात ये दोनों समुच्चय आपस में समान हो जाएंगे। तो देखिए अब हम प्रश्नावली 1.2 का सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 6 हल करेंगे। इसमें आपको बोला गया है कि आपको नीचे दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन करना है। अब देखिए समान समुच्चयों का चयन करना है मतलब जो बराबर होते हैं, मैंने आपको बता ही दिया है बराबर का मतलब क्या होता है। अब जैसे मान लीजिएगा मैं ए वाले समुच्चय को सबसे पहले लिखूं, तो ए वाला समुच्चय क्या है, 2, 4, 8, 12,
अब देखिए ऐसे समुच्चय देखिए कहां कहां पर हैं, बिल्कुल हुबहू यही अवयव होने चाहिए और इतने ही होने चाहिए। देखो बी में नहीं है, सी में नहीं है, क्योंकि देखो यहां पर 8 है और यहां पर 8, चलिए यहां पर भी, लेकिन 14 नहीं है। देखिए ना ही यहां पर देखो 2 है, इसमें नहीं था, तो ये भी नहीं है। इसी तरीके से डी में भी नहीं है, ना ई में है, ना एफ में है, ना जी में है और ना एच में है। तो ये समझ में आ गया कि ए तो किसी भी समुच्चय के संग समान नहीं हो सकता, अर्थात बराबर नहीं हो सकता। अब बी की बारी आती है, तो बी को मैं लिख लेता हूं 1, 2, 3, 4। देखिए यहां पर बहुत सारे समुच्चय हैं, तो आपको एक एक करके ही सबको चेक करना पड़ेगा। बाकी हो सकता है अगर आप ऐसे ही रैंडमली चेक करेंगे तो हो सकता है आप कोई केस को वहां पर छोड़ दें। अब देखो ए के संग तो हो ही नहीं सकता था ये, सी पर आइए तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि 12 और 14 इसमें है ही नहीं, ना 8 है। डी में देखो 3, 1, 4, 2 और बी में 1, 2, 3, 4, मतलब हूबहू एक जैसे अभी अब दिखाई दे गए, तो बी बराबर डी आपको तुरंत समझ में आ गया। फिर आते हैं कि ई में देखो नहीं हो सकता, एफ में भी नहीं हो सकता, जी में भी नहीं हो सकता और एच में भी नहीं हो सकता। अब सी पर आते हैं, सी के अवयव हैं 4, 8, 12, 14। अब देखो ये ए और बी से तो हो ही नहीं सकते क्योंकि वो तो मैंने चेक ही कर लिए। अब ये ना तो डी से दिखाई दे रहे हैं आपको, ना ई से मैच कर रहे हैं, ना एफ से, ना जी से, ना ही एच से, तो इससे भी कोई नहीं दिख रहा। अब डी पर आते हैं, तो देखो डी पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, 3, 1, 4, 2। अब देखो बी और डी यदि समान है तो बी का किसी और से भी होता तो डी का भी वही हो जाता, लेकिन वैसे यहां पर नहीं है तो मैं डायरेक्ट भी बोल सकता हूं नहीं होगा कोई। अगर आपको चेक भी करना है तो आप देखो चेक कर सकते हो, ए बी सी से तो है ही नहीं, ना ई से होगा, ना एफ से होगा, ना ही जी से होगा और ना ही एच से होगा। और डायरेक्ट हम कैसे बोल पा रहे थे नहीं है, क्योंकि देखो बी और डी जब आपस में बराबर हैं तो बी का अगर किसी और से भी होता तो डी का भी फिर हो जाता, क्योंकि ये तो आपस में हूबहू एक जैसे हैं। अब ई पर आते हैं, तो ई वाला देखिए हमारे पास समुच्चय है -1, जिसके अवयव हैं। अब देखो ए बी सी डी से तो है ही नहीं क्योंकि वो तो हम पिछली तरह से चेक करते हुए आ रहे हैं। एफ से देखो हो नहीं सकता, लेकिन जी से हो सकता है, देखो क्योंकि 1, -1 इसमें दिखाई दे रहा है आपके पास। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया कि ई बराबर जी है आपके पास, अर्थात ई और जी समान समुच्चय आपके पास हो चुके हैं। अब देखो एच से हो सकता है क्या, 0,1 है, लेकिन यहां पर -1,1 था तो इससे भी नहीं हो सकता। अब एफ पर आते हैं, एफ के अवयव हैं 0,a देखिए ए बी सी डी ई, इनसे तो मैच हो ही नहीं रहा क्योंकि ये तो मैंने चेक कर ही लिए। अब ना तो ये जी से हो रहा है ना ही एच से हो रहा है। फिर अब हम जी पर आते हैं, तो जी पर देखिए क्या है 1,-1। अब ई और जी चूंकि समान है तो ई का किसी और से यदि होता तो जी का भी हो जाता। अब ई का इसके अलावा किसी से है ही नहीं तो जी का भी नहीं होगा। लेकिन अगर आपको चेक करना है तो देखिए जी का चेक करना है तो ए बी सी डी ई एफ तक तो मैंने देखिए सब चेक कर लिए एक एक करके। एच में देखिए अब केवल वही देखने को रह गया है, क्या ये बराबर आ रहे हैं, नहीं है बिल्कुल, तो नहीं हुआ। और अंत में एच क्या रहा आपके पास 0,1, तो इसका भी कहीं नहीं यार आपको बराबर दिख रहा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि आपके पास केवल और केवल दो ही समुच्चय समान दिख रहे हैं। एक तो b बराबर d अर्थात एक युग्म ये हो गया, और दूसरा युग्म है जब e और g समुच्चय आपके पास समान हैं। तो यही दोनों आपके पास इस प्रश्न के उत्तर हो जाएंगे।